अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो देखा है कि एक्टिविटी कोएफिशिएंट जो है उसको हम आयनिक स्ट्रेंथ के साथ कैसे रिलेट करते हैं। लेकिन एक बात जो है जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए वो ये है कि जो एक्टिविटी कोएफिशिएंट होता है किसी भी इंडिविजुअल आयन का वो मालूम नहीं किया जा सकता एक्सपेरिमेंटली। सो ये जो है इसको इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक डायरेक्ट टेस्ट ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन को डायरेक्टली अप्लाई नहीं किया जा सकता क्योंकि किसी भी आयन का एक्टिविटी कोएफिशिएंट डायरेक्टली फाइंड नहीं किया जा सकता। आप लोगों को पता है कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा है कि हमने जब ये इक्वेशन ड्राइव की है कि डी बाय हैकल लिमिटिंग लॉ, तो एक बात हमने ये की थी कि ये लिमिटिंग लॉ इसलिए कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन पे अप्लाई होता है। और दूसरा लिमिटिंग लॉ जो है इसकी एप्लीकेशन क्या है, इससे हम लोग एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस लॉ को यूज करके किसी भी आयन की एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि चूंकि किसी भी आयन की एक्टिविटी कोएफिशिएंट अकेले आयन का एक्टिविटी कोएफिशिएंट मालूम नहीं किया जा सकता एक्सपेरिमेंटली, क्योंकि कोई आयन किसी सोल्यूशन के अंदर अकेला आयन नहीं होता। कोई सोल्यूशन है उसमें अकेला सोडियम आयन नहीं हो सकता। अगर मैं आपसे कहता हूं कि सोडियम आयन का सोल्यूशन बनाएं तो जाहिर है आपको सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनाना पड़ेगा, अकेले सोडियम आयन का सोल्यूशन नहीं बना सकते। तो किसी आयन अकेले आयन की एक्टिविटी चूंकि हम मालूम नहीं कर सकते, तो इस वजह से ये जो है इसको मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट के साथ रिप्लेस करना चाहिए। इसको मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट के साथ रिप्लेस करना चाहिए। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा है कि डी बाय हैकल लिमिटिंग लॉ को अप्लाई करके हम एक रिलेशनशिप निकालते हैं आयनिक स्ट्रेंथ के दरमियान। आयनिक स्ट्रेंथ हम नेक्स्ट आर्टिकल में देखने जा रहे हैं। आयनिक स्ट्रेंथ के दरमियान और उसके बाद हम लोग एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ एन इंडिविजुअल आयन उसके दरमियान एक रिलेशनशिप हम बना सकते हैं। याद रखें यहाँ Z जो है ये वैलेंसी है। तो अब मैं आपसे ये कह रहा हूं क्योंकि किसी आयन के अकेले की एक्टिविटी कोएफिशिएंट मालूम नहीं किया जा सकता, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट में। एक्टिविटी कोएफिशिएंट और मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट में क्या फर्क है, हम जरा नेक्स्ट इसको देखने की कोशिश करते हैं। ये फर्क है जी एक्टिविटी और मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट में। ये देखें आप लोग, however it is possible to relate individual ion activities to the measurable mean activities। मीन एक्टिविटी को मेजर किया जा सकता है लेकिन इंडिविजुअल आयन की एक्टिविटी को मेजर नहीं किया जा सकता। इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट dissociate into V ions of which V positive are cation, if one molecule of binary electron dissociate into V ions of which V positive are cation and V negative are anion, then mean activity coefficient is related to the individual ionic activity coefficient gamma positive and gamma negative by this equation। इसमें आप लोग ये देखें, सपोज हमारे पास कोई आयन है, मैं आप लोगों को ये बड़ी आसानी से इसके बारे में बता सकता हूँ। सपोज हमारे पास ये कोई आयन है, ये सोडियम क्लोराइड सपोज हमारे पास आयन है। तो जब इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो कितने सोडियम आयन बनते हैं? सोडियम आयन कितने बनते हैं? एक। और क्लोराइड आयन कितने बनते हैं? क्लोराइड आयन भी एक बनते हैं। तो ये जो है, ये जो V पॉजिटिव असल में ये न्यू पॉजिटिव है। मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें न्यू पॉजिटिव हमारे पास क्या है, तो याद रखें न्यू पॉजिटिव इसमें क्या है? 1। ये जो नंबर शुरू में लिखा होता है। और यहाँ न्यू नेगेटिव क्या है? इसको X और Y भी कह सकते हैं। न्यू नेगेटिव क्या है? ये हमारे पास है जी, ये भी 1 है। कितने आयन बने? ये भी 1 है। न्यू पॉजिटिव 1 है और न्यू नेगेटिव भी हमारे पास क्या है? 1 है। तो न्यू पॉजिटिव प्लस न्यू नेगेटिव, इस टोटल को हम लोग बोलते हैं न्यू। अब यहां जरा इसमें देखें, तो इसमें क्या है? ये गैमा पॉजिटिव है, एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ पॉजिटिव आयन रेज टू पावर दिस 1 इसके लिए, और न्यू नेगेटिव मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ नेगेटिव आयन, और न्यू नेगेटिव क्या है? ये नंबर यहां 1 लिखा हुआ है। और 1 ओवर न्यू क्या है? सम ऑफ न्यू पॉजिटिव और न्यू नेगेटिव। ये तो अब मैं सपोज एक और मैं आप लोगों के सामने एग्जांपल देता हूं। मैं आप लोगों के सामने एग्जांपल देता हूं कैल्शियम नाइट्रेट की। कैल्शियम नाइट्रेट, या आप लोगों के सामने कैल्शियम फास्फेट की एग्जांपल देता हूं। वो ज्यादा अच्छी एग्जांपल है। कैल्शियम फास्फेट,
CA3 PO4 ट्वाइस ये है। अगर इसको सपोज हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो कैल्शियम आइन +2 प्लस फॉस्फेट आइन PO4 -3, और अब बैलेंस करें, कैल्शियम के 3 है, यहाँ 3 आ गया, और फास्फेट के 2 है, यहाँ 2 आ गया। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि न्यू पॉजिटिव की वैल्यू क्या है, तो ये है केटाइन का कोएफिशिएंट जो कि हमारे पास 3 है, और न्यू नेगेटिव की वैल्यू क्या है, वो है हमारे पास एनाइन का कोएफिशिएंट जो कि यहाँ पे 2 है। और मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें टोटल न्यू क्या है, वो है केटाइन का कोएफिशिएंट 3 प्लस एनाइन का कोएफिशिएंट 2, और टोटल हमारे पास क्या बन गया 5। अब बात यह है, जो पीछे हमने इक्वेशन देखी है उसमें लॉग गैमा पॉजिटिव था या गैमा आई था, जिसमें आई पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। उसमें ये था लॉग ऑफ गैमा आई ये था, और आई जो है पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो किसी एक काइंड की चूंकि एक्टिविटी कोएफिशिएंट फाइंड नहीं किया जा सकता, मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट फाइंड किया जा सकता है, इसलिए हम लोग उस लॉग गैमा आई की जगह पे ये प्लस माइनस पुट करने की कोशिश करेंगे। तो आप जरा देखें ये क्या है, ये मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट है, ये एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ केटाइन है, ये एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ एनाइन है, ये कोएफिशिएंट जो है इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ केटाइन, ये है कोएफिशिएंट ऑफ एनाइन, और ये 1/v जो है, ये 1/ν जो टोटल है इनका। अब आप लॉग लें दोनों साइडों पे, इधर भी लॉग लिया, इधर भी लॉग लिया। जब लॉग लेंगे ये पावर लॉग से शुरू में आ जाएगी, और लॉग इसको आप करें मल्टीप्लाई है तो लॉग लेते हुए प्लस आ जाएगा। ये न्यू पॉजिटिव शुरू में आ गया, यहाँ ये न्यू नेगेटिव जो है ये शुरू में आ गया, और यहाँ हम सिंपल जो है वो मैथ्स कर रहे हैं। और यहाँ पे ये भी एक रिलेशनशिप है कि न्यू पॉजिटिव और न्यू नेगेटिव इज इक्वल टू Z माइनस और Z प्लस, Z प्लस और Z माइनस, ये भी एक रिलेशनशिप, यहाँ Z प्लस है। न्यू प्लस और न्यू माइनस इज इक्वल टू Z प्लस और Z माइनस, ये इसके इक्वल है बड़ी आसानी से, ये वैलेंसी के इक्वल है, जो उसकी वैलेंसी है उसके इक्वल है। बल्कि यहाँ ऐसे है कि ये न्यू नेगेटिव है और ये न्यू पॉजिटिव, इस तरह। अब इस बात का मतलब क्या है, ये जो मैंने अभी लिखा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जैसे मैं आप लोगों को भी बता रहा था, कैल्शियम फॉस्फेट जो है PO4 ट्वाइस, इसको जब मैंने लिखा है, ये देखें यहाँ क्या बना, Ca+2 और साथ क्या बना, PO4 -3। इक्वेशन को अगर मैं बैलेंस करूं, यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। अब मैं आपसे कहता हूं जी कि न्यू प्लस क्या है, यानी केटाइन का कोएफिशिएंट वो 3 है। न्यू माइनस क्या है, यानी एनाइन का कोएफिशिएंट, वो हमारे पास क्या है 2। अब मैं पूछता हूं Z प्लस क्या है, यानी केटाइन की वैलेंसी, केटाइन की वैलेंसी क्या है 2 है। Z माइनस क्या है, यानी एनाइन की वैलेंसी, ये कितनी है, ये 3 है। साइन नहीं लिखेंगे साथ हम, ये 3 है। अब यहाँ पे एक रिलेशनशिप देखें बन गया, न्यू प्लस डिवाइडेड बाई न्यू माइनस, ये इसकी वैल्यू कितनी है न्यू प्लस और न्यू माइनस की, न्यू प्लस 3 है और न्यू माइनस कितना है 2। इसी तरह अगर हम देखें Z माइनस डिवाइडेड बाई Z प्लस, ये कितना है, Z माइनस कितना है देखें जरा, Z माइनस 3 है और Z प्लस कितना है, ये 2 है। ये भी 3/2 तो ये भी 3/2, तो हम कह सकते हैं न्यू प्लस और न्यू माइनस इज इक्वल टू Z माइनस और Z प्लस, ये देखें इक्वल है 3/2। तो अब इसका क्या है, जहां पे न्यू प्लस है वहां Z माइनस पुट कर दें, जहां न्यू माइनस था पीछे इक्वेशन में वहां Z प्लस पुट कर दें। पिछली इक्वेशन की मैं आप लोगों के सामने बात कर रहा हूं। इस इक्वेशन में जहां पे आप लोगों के पास न्यू प्लस है
वहां पे z माइनस पुट कर दें, क्योंकि ये भी 3 है, ये भी 3 है, यहाँ न्यू माइनस है, यहाँ z प्लस पुट कर दें। यहाँ क्या पुट किया z माइनस, यहाँ क्या पुट किया z प्लस। और z की टर्म में हम पुट क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि पिछली इक्वेशन में आयनिक स्ट्रेंथ की टर्म में ये दिया गया था। अब जरा इसको देखें आप, यही कुछ यहाँ भी किया हमने। अब हमने क्या किया, z माइनस z प्लस, और ये जो शुरू में आप लोगों के सामने मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आप लोगों के पास ये जो आप लोगों के पास ये v है, ये न्यू प्लस और न्यू माइनस का सम है, ये नहीं न्यू प्लस प्लस न्यू माइनस, ये 3 प्लस 2, ये वो है। तो v की इस न्यू की जगह पे न्यू प्लस और न्यू माइनस जो है वो पुट कर दो। तो यही हमने किया, इस जो यहाँ बटे में न्यू है उसकी जगह पे न्यू प्लस और न्यू माइनस जो है वो पुट कर दिया, और बाकी चीज आप लोगों के सामने है। और लॉग गैमा प्लस जो है वो जो पीछे वाली इक्वेशन है उसमें से आप लॉग गैमा प्लस की वैल्यू पुट कर दें और लॉग गैमा माइनस की वैल्यू पुट कर दें। ये कहाँ से लेनी है, लॉग गैमा प्लस की वैल्यू क्या है, आप लोग याद रखें, पीछे हमने जो इक्वेशन अभी की थी वो इक्वेशन क्या थी, वो इक्वेशन थी लॉग ऑफ गैमा आई इज इक्वल टू ए था साथ जेड आई स्क्वायर और साथ म्यू का स्क्वायर रूट, ये जो हमने पीछे इक्वेशन की है। और यहाँ पे माइनस था, इधर वाला माइनस जो है तो ये दूसरी साइड पे लेके इधर कर दें, ये माइनस इधर कर दें और यहाँ शुरू में प्लस आ गया। अब इसमें ये क्या था, ये एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ स्पेसिफिक आयन है और ये वैलेंसी ऑफ स्पेसिफिक आयन है। अगर आप पॉजिटिव आयन की बात करेंगे यहाँ पॉजिटिव पुट करें और जेड आई की जगह जेड पॉजिटिव पुट करें। मसला ये था कि क्योंकि एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ किसी आयन की जो है एक्टिविटी कोएफिशिएंट मालूम नहीं किया जा सकता, लेकिन मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट मालूम किया जा सकता है। इस वजह से हम लोगों ने किया हमने उसको ये करना चाहते हैं कि हम लोग इसको मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट में चेंज करना चाहते हैं। हमने लॉग प्लस गैमा प्लस आई की वैल्यू पुट की माइनस ए जेड प्लस स्क्वायर म्यू अंडर रूट, जो म्यू है इसके बारे में देखेंगे आयनिक स्ट्रेंथ प्लस जेड प्लस आ गया, लॉग माइनस आई की जगह क्या पुट किया माइनस ए जेड माइनस स्क्वायर म्यू, ये आ गया। और उसके बाद हमने क्या किया, इसको हमने जो है इसमें से जो चीज़ें कॉमन आती हैं वो कॉमन ले ली, इसमें से क्या क्या कॉमन आता है वो कॉमन ले लिया, इसमें बाकी ये सारा फैक्टर जो है वन, अच्छा लॉग गैमा प्लस माइनस, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 1/v प्लस v माइनस, इसमें से हमारे पास a और ये z प्लस है, ये z माइनस है, ये भी कॉमन आ गया, z प्लस z माइनस कॉमन आ गया, म्यू ये भी कॉमन आ गया, ये चीजें कॉमन आएंगी, z प्लस कॉमन आया, z माइनस इधर भी है इधर भी है, ये कॉमन है, z माइनस कॉमन आया दोनों में, z प्लस कॉमन आया दोनों में, a कॉमन आया दोनों में, और म्यू अंडर रूट कॉमन आया दोनों में। बाकी क्या बच गया, यहाँ z प्लस कॉमन आया था, z प्लस का स्क्वायर था तो एक z प्लस बचा इधर, यहाँ z माइनस भी चूंकि कॉमन आया ना, इसमें भी है इसमें भी है, यहाँ z माइनस का स्क्वायर है, एक z माइनस कॉमन आ गया, बाकी एक z माइनस, तुम्हारे पास ये चीज बची। और अभी हम लोग देख रहे थे ये क्या चीज होती है, ये म्यू प्लस इज इक्वल टू जेड माइनस, तो हमने म्यू प्लस की जगह जेड माइनस पुट कर दिया। इसी तरह म्यू माइनस किसकी इक्वल है, जेड प्लस के, म्यू माइनस जेड प्लस की इक्वल है, हमने यहाँ म्यू प्लस की जगह जेड माइनस पुट किया, म्यू माइनस की जगह पे जेड प्लस पुट किया, और ये जेड प्लस प्लस जेड माइनस है, ये भी जेड माइनस प्लस जेड प्लस है। अब आप कहेंगे ये जेड प्लस जेड माइनस है और जेड माइनस जेड प्लस है, तो रिक्वेस्ट ये है कि 2 + 3 जो है उसको बेशक 3 + 2 लिख दे, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 + 3 को 3 + 2 लिख दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इससे क्या हो गया, ये z प्लस जेड माइनस जेड प्लस जेड माइनस इससे कैंसिल हो गए और हमारे पास जो चीज बची वो ये है। अब इसमें मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट जो है इसको रिलेट किया गया है आयनिक स्ट्रेंथ के साथ और वैलेंसी ऑफ केटाइन और एनाइन के साथ, और a एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू जो है वो है। तो मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू जो है उसको मालूम किया जा सकता है, और चूंकि एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल आयन जो है वो मालूम नहीं की जा सकती, तो इसको आप लोग ज़हन में रखें। This equation also represents the de-Broglie limiting law for dilute solution. According to this law, deviation from the ideal behavior in a given solvent is governed by ionic strength of the medium. कि मैंने आप लोगों को कहा था कि कभी कभार ये होता है कि आप लोग 1 मोलर सोल्यूशन बनाते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में आप लोग देखते हैं तो 1 मोलर नहीं होता, वो उसकी मोलैरिटी कम होती है।
कुछ तरीके हैं मोलैरिटी फाइंड करने के। तो वो सोल्यूशन जितना कंसंट्रेटेड होता जाएगा, वो जो डेविएशन है आइडियल बिहेवियर से, यानी अगर 1 मोलर है 1 से कितना दूर डेविएशन होगी उसकी, वो डिपेंड करता है आयनिक स्ट्रेंथ पे और डिपेंड करता है वैलेंसी ऑफ आयंस पे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आप लोगों से की है कि अगर हम लोग एक्टिविटी कुछ और चीज होती है, कंसंट्रेशन कुछ और चीज होती है। कंसंट्रेशन वो होती है जो हकीकत में आप लोग एक सोल्यूशन बनाते हैं, और एक्टिविटी वो होती है जो असल में आप लोग मालूम करते हैं कि इसमें सोल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है। एक्चुअल जो आप डालते हैं वो कंसंट्रेशन है, जो एक्चुअल होती है उसको हम कहते हैं एक्टिविटी। और एक्टिविटी डिपेंड करती है कंसंट्रेशन और एक्टिविटी में इतना ज्यादा डेविएशन होता है, जितना ज्यादा इन चीजों में वैलेंसी जितनी ज्यादा हो और आयनिक स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा हो, इतना ही मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू इतनी ही वो चेंज होती है। तो ये हमारे पास जो है वो रिलेशनशिप था, इस रिलेशनशिप को आप याद रखें। अब हम लोग इसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो अब हमें जो है वो जाना पड़ेगा अब हम जो करते हैं वो है वेरिफिकेशन ऑफ डी बाय हैकर लिमिटिंग लॉ। तो आप लोग याद रखें डी बाय हैकर लिमिटिंग लॉ में अब जो हमने फाइनल इक्वेशन की है, यू नीड टू सी दैट इक्वेशन log ऑफ gamma प्लस एंड माइनस मीन log ऑफ मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट इज इक्वल टू माइनस ए जेड प्लस जेड माइनस एंड दिस इज आयनिक स्ट्रेंथ, जिसके बारे में मैंने कहा है कि हम अभी देखेंगे। तो ये देखें आप लोग, ये है मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट। इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन और एक्टिविटी कंसंट्रेशन से कितना डेविएट करती है। Z प्लस है वैलेंसी ऑफ केटाइन, Z माइनस है वैलेंसी ऑफ एनाइन, म्यू जो है ये आयनिक स्ट्रेंथ है, और A एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू के बारे में मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। अब ये जो है आप लोगों के पास ये इक्वेशन दरअसल एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। जब आप लोग ग्राफ ड्रा करते हैं, आप लोग यहाँ एक्स एक्सिस के ऊपर ये लेते हैं आयनिक स्ट्रेंथ, और वाई एक्सिस के ऊपर आप लोग लेते हैं लॉग ऑफ गैमा प्लस इनटू माइनस। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्योंकि इसमें कुछ प्लस नहीं हो रहा, इसलिए ये इक्वेशन ओरिजिन में से पास करती है। कोई चीज में इसमें से प्लस नहीं हो रही, क्योंकि कोई चीज भी इसमें प्लस नहीं हो रही, कोई चीज भी इसमें से प्लस नहीं हो रही। मैं मुझे दोबारा लिखना पड़ रहा है, लॉग ऑफ गैमा प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस ए जेड प्लस और जेड माइनस म्यू अंडर रूट। अब यहाँ पे देखें आप लोग, हम लोग यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं, किस किस का, आयनिक स्ट्रेंथ का ग्राफ बनाते हैं, लॉग ऑफ गैमा प्लस माइनस, इसके साथ हम ग्राफ बनाते हैं। अब जो भी चीज आप लोग एक्स एक्सिस पे लेते हैं, जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो होता है जी स्लोप। अब हम 1 इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब ये ग्राफ ड्रा करते हैं, 1 इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है जैसे आप लोगों के पास सोडियम क्लोराइड है जिसमें केटाइन की वैलेंसी भी 1 है और एनाइन की वैलेंसी भी 1 है। आप लोग जब इस पे अप्लाई करते हैं तो इसके पास जो एक्स एक्सिस पे लिया है उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमारे पास होता है स्लोप। अब जब हम इस पे अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, स्लोप। स्लोप हमारे पास जो बनता है, इसको ए डैश कहें आप, स्लोप बनता है जेड प्लस क्या है 1, जेड माइनस क्या है 1, 1 और 1 और ए के साथ मल्टीप्लाई करें, ये बन गया 1a। तुम्हारे पास ये स्लोप बनता है। जब आप हम लोग ये माइनस को इस साइड पे लें, आप जो माइनस है उसको इधर लेके आ जाए, यानी जब आप लोग ग्राफ ड्रा करते हैं आयनिक स्ट्रेंथ का लॉग प्लस गैमा प्लस माइनस के साथ, तो ये आपके पास जो स्लोप बनता है 1 इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्लोप क्या बनेगा
वो आपके पास बनेगा 1A प्राइम। अब 1,2 इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब आप लोग बनाते हैं, याद रखें जो चीज एक्स एक्सिस पे लेते हैं उसको हम लोग उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको हम कहते हैं स्लोप। ये क्या बना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी, हमारे पास ये बना। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या लिया है हम लोगों ने, आयनिक स्ट्रेंथ ली है, इसके साथ जो ये मल्टीप्लाई हो रहा है ये हमारे पास m है यानी स्लोप है, और c यानी यहाँ कुछ ऐड नहीं हो रहा, इसका मतलब है इसका इंटरसेप्ट 0 है, लाइन ओरिजिन में से पास करेगी। अब 1,2 इलेक्ट्रोलाइट या 2,1 इलेक्ट्रोलाइट, पहले 1,2 इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, 1,2 इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसमें केटाइन जो है उसकी उसकी वैलेंसी 2 हो, और एनाइन जो है जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड में क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 में कैल्शियम की वैलेंसी +2 है और क्लोराइड की -1 है, इसको 1,2 इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं। और भी एग्जांपल ढूंढी जा सकती है जिसमें हमारे पास सपोज ये आपके पास सोडियम सल्फाइड है Na2S, सोडियम सल्फाइड, इसमें क्या है Na की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और S की -2 है। ये आपके पास 2,1 इलेक्ट्रोलाइट है, ये 1,2 इलेक्ट्रोलाइट है। तो खैर इसमें Z+ क्या है, इसकी वैलेंसी कितनी है 2, Z- क्या है ये 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 1, साइन नहीं लिखेंगे साथ, 2 इंटू 1 2, तो 2A, तो स्लोप आ गया 2A, याद रखिए माइनस इस साइड पे आ गया 2A प्राइम स्लोप। 1,3 और 3,1 इलेक्ट्रोलाइट, जैसा आप लोगों के पास एल्यूमिनियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसमें एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है +3, और क्लोराइड की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है -1, तो Z+ क्या है 3 और Z- क्या है 1, मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 1 3 आ गया। तो आप लोगों के पास ये 1,1 इलेक्ट्रोलाइट के लिए इक्वेशन इस तरह की आए, स्ट्रेट लाइन ऐसे आएगी 1,2 इलेक्ट्रोलाइट में, क्योंकि आप लोगों के पास जो स्लोप है वो 2A आता है, और 1,3 इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्लोप ये इस तरह आता है 3A प्राइम। तो ये जो भी एक्स एक्सिस पे लिया है उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं कि वो स्लोप है। अब 1,1 इलेक्ट्रोलाइट जो है उसमें Z++1 है, Z-1 है, तो 1 इंटू 1 आ गया 1A, तो स्लोप 1A प्राइम है, स्लोप 2A प्राइम और स्लोप 3A प्राइम। This law can be verified by plotting a graph between -log gamma plus minus I and ionic strength square root at room temperature. All electrolytes should give a straight line passing through origin. Valency of the slope of line depends upon valency किस पे depend करती है, sorry slope passing through origin, slope of the line slope किस पे depend करता है, valency कितनी है Z+, यानी अगर 1,1 इलेक्ट्रोलाइट हो तो 1A प्राइम स्लोप है, 1,2 इलेक्ट्रोलाइट हो 2A प्राइम स्लोप है, 1,3 हो तो 3A प्राइम स्लोप है, ये है। अब द मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोलाइट कैन बी डिटरमाइंड। मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट जो है वो मालूम करने का जो तरीका है, मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट मालूम करने का तरीका जो डिफरेंट मेथड से किया जा सकता है, वो सॉल्युबिलिटी मेथड है, वेपर प्रेशर मेथड है, फ्रीजिंग पॉइंट मेथड है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मेथड है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेथड है। इन जनरल इट इज फाउंड दैट मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन। तो यहाँ देखें जरा मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट का क्या ताल्लुक है आयनिक स्ट्रेंथ के साथ, क्योंकि ये माइनस की साइन है, माइनस की साइन डायरेक्ट रिलेशनशिप को इनवर्स रिलेशनशिप में चेंज कर देती है। इसका मतलब है आयनिक स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट इतना कम होगा। It is found that mean activity coefficient of electrolyte decreases with increasing concentration, but at higher concentration it is frequently found that mu square root increases with increasing coefficient passing through minimum, with increasing coefficient passes through a minimum। ये देखें ये सोडियम क्लोराइड के लिए है, इसके लिए 1A प्राइम है, 2A प्राइम है, 3A प्राइम है। अब है हमारे पास solubility method फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट। मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट मालूम करने के लिए सॉल्युबिलिटी मेथड क्या है। सपोज आप लोगों के पास ये कोई साल्ट है AB सॉलिड,
इसको जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये केटाइन में चेंज होता है, एनाइन में चेंज होता है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे लेते हैं? ये लेते हैं कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज़्ड टू पावर देयर कोएफिशिएंट यहाँ 1 है। जो अब हम कंसंट्रेशन की जगह एक्टिविटी लेंगे, एक्टिविटी ऑफ केटाइन रेज़्ड टू पावर इस कोएफिशिएंट, एक्टिविटी ऑफ एनाइन रेज़्ड टू पावर इट्स कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ दिस सॉलिड AB। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कोई ऐसे साल्ट, यहाँ पे देखें ए बी इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आप लोगों के पास ये इसको जब यहाँ मल्टीप्लाई किया, चूंकि जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं किसी स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट के लिए जो स्लाइटली सॉल्युबल साल्ट हो। जब साल्ट स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं तो ये जो है जो अमाउंट डिजॉल्व हुई है ये बहुत कम होती है, ये कांस्टेंट अमाउंट है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बनता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। आप लोगों ने ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में पहले एफएससी और बीएससी में भी आप लोग कर चुके हैं कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है कंसंट्रेशन ऑफ केटाइन रेज़्ड टू पावर कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन रेज़्ड टू पावर कोएफिशिएंट। सपोज आपके पास AgCl है, इसके बारे में ये एक्सपेरिंगली सॉल्युबल साल्ट है, ये पानी में ना होने के बराबर डिजॉल्व होता है। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू आप लोगों से कहा जाए कि आप मालूम करें, उसका फार्मूला लिखें, वो हमारे पास होता है कंसंट्रेशन ऑफ या एक्टिविटी ऑफ सिल्वर आयन, एक्टिविटी ऑफ सिल्वर आयन रेज़्ड टू पावर कोएफिशिएंट। कौन सा कोएफिशिएंट? जब इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं ये कौन से दो आयन में चेंज होता है? ये तीर का निशान मैंने बनाने की कोशिश की। ये कौन से दो आयन में चेंज होता है? Ag प्लस Cl माइनस, इन दो आयन के अंदर ये चेंज होता है। तो किसी भी स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट, स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट मींस लाइटली सॉल्युबल साल्ट, जैसे ये सिल्वर क्लोराइड है, ये बहुत कम हल होता है। सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन बन गए, जब इसको वाटर में डिजॉल्व किया तो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है? वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ केटाइन या एक्टिविटी ऑफ केटाइन इनटू एक्टिविटी ऑफ एनाइन। मुझे ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं डालनी चाहिए थी क्योंकि ये कंसंट्रेशन के लिए होती है। जब मैं एक दफा एक्टिविटी लिख दिया है तो फिर मुझे ये नहीं लिखना चाहिए। तो ये बनेगा एक्टिविटी ऑफ, ये एक्टिविटी ऑफ केटाइन है और ये एक्टिविटी ऑफ एनाइन है, और इसकी पावर जो है, पावर में क्या आएगा? ये मल्टीप्लाई है, पावर में आएगा जो इसका कोएफिशिएंट है यहाँ पे, ये कोएफिशिएंट यहाँ पावर में आ गया, ये कोएफिशिएंट पावर में आ गया। तो एक्टिविटी ऑफ केटाइन इनटू एक्टिविटी ऑफ एनाइन और कौन, तो ये यहाँ भी यही लिखा है एक्टिविटी ऑफ केटाइन इनटू एक्टिविटी ऑफ एनाइन। ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। आप अगर कोई स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट हो तो जब हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं एक्टिविटी ऑफ सॉलिड साल्ट से, वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बनता है। और आपको पता है कि एक्टिविटी और कंसंट्रेशन का क्या रिलेशनशिप है? एक्टिविटी और कंसंट्रेशन का रिलेशनशिप है A इज इक्वल टू गैमा C। गैमा यहाँ, तो ये यहाँ देखें, ये है केटाइन की एक्टिविटी क्या होगी? एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ केटाइन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ केटाइन। ये कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट शो करती है। एक्टिविटी ऑफ एनाइन क्या होगी? एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ एनाइन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन। अब एनाइन और केटाइन इसको आप जब इनकी वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं, ये एक्टिविटी ऑफ केटाइन यहाँ पुट की वैल्यू ये वाली, एक्टिविटी ऑफ एनाइन की जगह ये वाली वैल्यू पुट की, गैमा प्लस इनटू गैमा माइनस, कंसंट्रेशन ऑफ केटाइन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसके इक्वल है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। और अभी पीछे हमने ये भी देखा था मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट को एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ केटाइन और एनाइन से कैसे रिलेट करते हैं। और ये एक्स और वाई क्या है? ये जो वहां पे न्यू प्लस था और न्यू माइनस था, वो एक्स और वाई को यहाँ एक्स और वाई उनको कहा है। अब ये इक्वेशन 1 याद रखें जो हमने ली है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्टिविटी ऑफ केटाइन इनटू एक्टिविटी ऑफ एनाइन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ केटाइन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन। और अब ये जो हमारे पास साल्ट बना है इसके लिए देखें x की वैल्यू क्या है? x है कोएफिशिएंट ऑफ केटाइन, वो 1 है। y की वैल्यू क्या है? एक्टिविटी ऑफ एनाइन, वो भी 1 है। गैमा प्लस रेज़्ड पर 1, गैमा माइनस रेज़्ड पर 1, 1 डिवाइडेड बाय x प्लस y, 1 प्लस 1 आ गया, ये 1 प्लस 1 आ गया। गैमा प्लस इनटू गैमा माइनस, ये बन गया 1/2। अब ये 1/2 है, इधर गैमा प्लस माइनस आप स्क्वायर ले लें दोनों साइडों पे, तो एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट का स्क्वायर इनके इक्वल आ गया। अब आप लोग जो ऊपर गैमा प्लस इनटू गैमा माइनस है, ये इक्वेशन में हमने गैमा प्लस और गैमा माइनस ये वाला था, ये जो गैमा प्लस और गैमा माइनस है
इसकी जगह पे गैमा प्लस माइनस कर दिया, इसकी जगह पे क्या कर दिया, गैमा प्लस माइनस कर दिया। तो यहाँ पे ये गैमा प्लस माइनस स्क्वायर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ केटाइन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन। अब दोनों साइडों पे लॉग ले लें, लॉग के एस इज इक्वल टू, ये लॉग जब इसका लॉग लिया प्लस लॉग ऑफ दिस आ गया, लॉग आपको पता है लॉग लें और जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है उनके दरमियान प्लस आ जाता है, तो लॉग ऑफ गैमा प्लस माइनस स्क्वायर, ये 2 शुरू में आ गया क्योंकि लॉग के बाद जो बेस होती है उसकी पावर शुरू में आ जाती है, प्लस लॉग ऑफ ए केटाइन लॉग ऑफ एनाइन, ये हमारे पास बना। अब एक और बात जो है वो याद रखने की है, जो एस है यहाँ ये सॉल्युबिलिटी है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अगर इसके एस मोल डिजॉल्व होते हैं तो अब इसके शुरू में अभी हमने ये ऐड नहीं किया, ये अभी हमने ऐड नहीं किया, लेकिन इसके एस मोल डिजॉल्व होने हैं तो ये 0 मोल बनेगा, ये 0 मोल। सपोज वो एस के एस सारे मोल डिजॉल्व हो गए, तो अब ये पता है इसका 1 मोल हो, इससे ये 1 मोल बनता है, ये भी 1 मोल बनता है। अगर इसके एस मोल सारे के सारे डिजॉल्व हो जाएंगे, ये सॉलिड हो गया खत्म, यहाँ रह गया 0, इसका कितना बना एस मोल, इसके कितना बने एस। ये बात मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, ये क्या है, एस जो है वो सॉल्युबिलिटी है। सपोज हमारे पास सिल्वर क्लोराइड, इसको समझें आप, सिल्वर क्लोराइड के एस मोल डिजॉल्व होते हैं, आप एस मोल पानी के अंदर रख दें, अभी तक चूंकि केटाइन और एनाइन नहीं बने थे, 0 0 आ गया। अब ये सारे का सारा जब डिजॉल्व हो जाएगा, इसके 1 मोल से 1 मोल केटाइन बनता है, 1 मोल एनाइन बनता है, एस मोल से एस मोल केटाइन बनेंगे, एस मोल एनाइन बनेंगे। अब ये ए की कंसंट्रेशन कितनी है, वो एस, बी की कंसंट्रेशन कितनी है, वो एस है। ये बात समझने के लिए एफएससी की बुक में जो सोल्यूशन वाला चैप्टर, उसके एंड पे 2-3 न्यूमेरिकल हैं, वो आप करें, आपको आसानी से इस बात की समझ आ जाएगी। तो ये हमारे पास ए और बी जो है उसकी जगह पे एस आ गया, ये यहाँ ऊपर इक्वेशन में यहाँ एस पुट किया, यहाँ भी एस पुट किया, एस स्क्वायर आ गया, ये 2 जो है ये हमारे पास 2 शुरू में ये 2 आ गया, लॉग ये 2 शुरू में आ गया, अब ये 2 कॉमन लेते हैं, 1/2 बन गया, 1/2 लॉग ऑफ के एस। अब क्या करें, लॉग एस जो है इसको इस साइड पे लेके हैं और बाकी चीजें इस साइड पे लेके हैं, लॉग एस इधर आ गया, ये लॉग गैमा प्लस माइनस इधर माइनस हो गया, अब लॉग एस इस साइड पे आ गया, ये चीज इधर आ गई। ये जो आपके पास है ये हमारे पास सिंस के एस इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड इज कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर, ये भी कांस्टेंट है, ये जो है ये कांस्टेंट है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया इंटरसेप्ट, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है किसी भी साल्ट के लिए। तो लॉग गैमा प्लस माइनस ये एक्टिविटी कोएफिशिएंट है, तो क्या करें आप, since K is solubility product and is constant at given temperature, so variation in mean activity coefficient, तो जो एक्टिविटी कोएफिशिएंट में जो वेरिएशन है वो किस पे डिपेंड करती है, सॉल्युबिलिटी के साथ, सॉल्युबिलिटी के साथ इसको रिलेट किया जा सकता है। यानी सॉल्युबिलिटी अगर हमें मालूम हो तो हम एक्टिविटी मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा तरीका है। आप लोगों को ना किसी भी साल्ट के लिए आप गूगल करेंगे आपको टेबल मिल जाएगा एक, उस टेबल में लिखा होगा सिल्वर क्लोराइड का सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट क्या है, किस टेम्परेचर पे आपको उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो उसकी सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट का पता होगा, आप उसकी सॉल्युबिलिटी पुट करके आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट मालूम करने का तरीका है। दोबारा बता देना चाहता हूँ, ये तो कांस्टेंट है किसी भी साल्ट के लिए, इसकी वैल्यू पुट करें, ये सारा फैक्टर कांस्टेंट हो गया। अब किसी भी साल्ट की सॉल्युबिलिटी भी मालूम होती है, उस टेम्परेचर पे कितनी सॉल्युबिलिटी होगी, आप लोग बेशक वो टेबल गूगल करके देख लें, ये दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी, किसी टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी कितनी है और सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट कितना है, इन दोनों की वैल्यूज पुट करें तो आप लोगों के पास गैमा प्लस माइनस जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ ये डी बाई हैकर लिमिटिंग ला है, माइनस लॉग गैमा प्लस माइनस 0.509, ये ए की वैल्यू जेड स्क्वायर म्यू नॉट। अब ये जो माइनस लॉग गैमा प्लस माइनस है इसकी वैल्यू यहाँ पुट करें आप इसकी जगह पे, जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये बना 0.0509 जेड स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास जो इसको शुरू में लिखें और इसको बाद में लिखें, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c। आप क्या करें, x एक्सिस के ऊपर क्या लें, x एक्सिस के ऊपर आप लोग आयनिक स्ट्रेंथ लें और y एक्सिस के ऊपर जो भी सॉल्युबिलिटी है वो लें, सॉल्युबिलिटी के साथ आयनिक स्ट्रेंथ पुट करें, आप लोगों के पास स्ट्रेट लाइन होगा जो ओरिजिन में से पास नहीं करेगी, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट भी है, जो कुछ यहाँ ऐड हो रहा है ये इंटरसेप्ट है, उस इंटरसेप्ट की वैल्यू जो है वो ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी वैल्यू क्या है
1/2 log KS, वहाँ से आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। और इसका आप लोगों के पास जो है वो इसका स्लोप क्या है, ये आपके पास स्लोप है 0.0509, जेड स्क्वायर ये स्लोप। तो ये आप इस तरह इंटरसेप्ट when we graph a plot between log s and strength of ionic scale for a salt containing singly charged cation, a straight line, ये straight line हासिल होती है। वो straight line के लिए जो स्लोप है वो -3.377 है। आप इंटरसेप्ट को 1/2 log के एस को इसके इक्वल पुट करें और यहाँ से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर दें इस साल्ट के लिए, तो आपके पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की जो है when this straight line is extrapolated, जब इस straight line को आगे एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, यहाँ पे ये आगे करते हैं, तो जिस जगह पे ये टच करती है, जाहिर है ये चूंकि आयनिक स्ट्रेंथ ली है आपने, वहां पे आयनिक स्ट्रेंथ क्या होगी, आप लोगों के पास आयनिक स्ट्रेंथ 0 होगी, ये जहां पे टच करती है। तो म्यू की जगह पे जब आप लोग 0 पुट करेंगे, इस पे क्या होगा, म्यू की जगह 0 आ गया, ये सारी चीज आप लोगों के पास 0 होगी। तो आपके पास ये जहाँ पे जिस पॉइंट पे ये एक्स्ट्रापोलेट करने से आता है उस जगह पे एक्टिविटी कोएफिशिएंट और कंसंट्रेशन, एक्टिविटी और कंसंट्रेशन एक ही चीज होती है। यहाँ दोबारा देखें आप, जब म्यू आपके पास 0 हो, उस इक्वेशन ऊपर वाली इंपोर्ट करें और इंटरसेप्ट ये हो, तो आपके पास ये आ गया, यहाँ से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू मालूम की ये वाली, और यहाँ फिर क्या किया आपने, इसमें पुट किया उसको और माइनस लॉग गामा प्लस माइनस आई, और यहाँ पे द सॉल्युबिलिटी डाटा यूज्ड टू प्लॉट द अबव ग्राफ कैन बी यूज्ड टू गेट वैल्यूज ऑफ मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट। जो भी सॉल्युबिलिटी डाटा ऊपर आप लोगों ने यूज किया है वो सॉल्युबिलिटी डाटा यहाँ पे पुट करें इस एस की जगह पे, तो आप लोग गामा प्लस माइनस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। For the dissolved salt in all solutions studied, all the value of Ks was obtained by extrapolation of straight line obtained according to d by Haeckel theory. It should be noted that these results don't depend only on d by Haeckel theory, but these are valid for any aqueous solution at temperature for which the solubility of salt can be measured. ये किसी भी salt के लिए, किसी solvent के लिए, किसी salt के लिए ये चीज जो है ये उस पर डिपेंड करती है। और दूसरा तरीका है मेजरमेंट ऑफ मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट फ्रॉम डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। सपोज ये कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें भी आपने एक्टिविटी ऑफ इनाइन एक्टिविटी ऑफ कीटाइन डिवाइडेड बाय दिस। अब इस चीज को जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज जो है ये आप लोगों के पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। जब आप लोग इन एक्टिविटीज की जगह पे जब इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको यहाँ पे आप लोग इधर ये किसी भी एसिड के लिए इस तरह आपको पता है ऐसे लिखते हैं। अब आप लोग वैल्यू पुट करें इसकी, एक्टिविटी और एक्टिविटी कोएफिशिएंट को कैसे रिलेट करते हैं, ये गामा की मदद से आपको पता है A इज इक्वल टू गामा सी, A इज इक्वल टू गामा सी है, इस तरह करते हैं। ये आप पुट करें इधर, ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट की। अब गामा एच सी जो है ये 1 है सपोज, तो यहाँ ये 1 आ गया, बाकी ये सारी चीज़ें ये आ गई। अब आपको पता है कि ये आप कैसे रिलेट करते हैं, मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट को एक्टिविटी ऑफ कीटाइन और एनाइन से कैसे रिलेट करते हैं, ये चीज़ हमने पीछे भी की है, ये चीज़ आ गई। उसके बाद क्या किया आपने, लॉग ले लिया, लॉग इनका लॉग ले लें, ये लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट -2 लॉग गामा आई, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ दिस एंड दिस इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में जो कंसंट्रेशन है वो हम लोग पीछे भी देख चुके हैं, तो ये अगर 1 मोल है तो पहले ये 0 है। अब 1 में से अल्फा मोल अगर डिजॉल्व हो जाएंगे तो ये क्या बना 1 माइनस अल्फा। अब चूंकि V पे डिवाइड करना है, V और C एक दूसरे के उल्ट होते हैं, V पे डिवाइड करें या C से मल्टीप्लाई करें तो एक ही चीज़ है। तो ये क्या बना, ये C1 माइनस अल्फा C अल्फा C अल्फा, तो ये आ गया। अब और आपको पता है कि अल्फा की वैल्यू कैसे मालूम करते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से टैनिन डाइल्यूशन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनफिनिट डाइल्यूशन, ये हम पहले कर चुके हैं। आप लोग यहाँ पे ये आयनिक स्ट्रेंथ की जो है उसकी ये आयनिक स्ट्रेंथ की जगह पे आप लोग ये पुट करें जो हम लोगों ने अभी देखा है। ये चीज़ आयनिक स्ट्रेंथ करने के बाद हम आप लोगों को ये चीज़ पता चलेगी। ये वैल्यूज पुट की, सारी वैल्यूज पुट करने के बाद ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ये किया तो ये एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई। इसमें क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है इसको प्लॉट करते हैं सी अल्फा के साथ। जब सी अल्फा के साथ प्लॉट करते हैं, यहाँ पे वैल्यू आती है -4.7567, ये इंटरसेप्ट है, ये इक्वल हो गया इस चीज़ के लॉग के इक्विलिब्रियम की इसके इक्वल हो गया। तो अब
यहाँ जब आप लोगों के पास when graph is extrapolated it cuts y axis at this point c अल्फा जो है वो हमारे पास क्या है, ये जीरो होता है। ये जीरो पुट किया यहाँ पे, जब इसके जीरो पुट किया सारा जीरो हो गया। अब हमारे पास यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मालूम कर ली। ये मालूम करने के बाद यहाँ पे दोबारा ये वैल्यूज लिखी और बिल्कुल जैसे पीछे हमने किया है, हम लोग ये वाला डाटा यूज करके एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो ये मैथमेटिक्स है, इसको एक दफ़ा लिख के करेंगे तो आप लोग कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।